अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू सियासी शतरंज। सियासी शतरंज में आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत और जुल्म का सिलसिला जारी है उसको तफसीलन डिस्कस करेंगे, तो शाखाना केस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मैं करना चाहता हूं आज के प्रोग्राम में, वो है महंगाई की। मैं आज ये सोचने पर मजबूर हूं कि जब 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा था उस वक्त MQM ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। आज वो MQM कहां है? मैं ये बात सोचने पर मजबूर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराहान जो कहते थे कि हम महंगाई मार्च निकालेंगे, आज जब 20-20 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ गया है, कहां हैं वो लोग? वो तमाम तर सियासी कुव्वत है जो पहले दावा ये करती थी कि हम अवाम के साथ है, अवाम का दर्द समझते हैं, महंगाई का बोझ अवाम पर जो डाला जा रहा है उसका दर्द समझते हैं और हम अवाम के लिए आवाज उठाएंगे। कहां है वो हुक्मरान? ये हुक्मरान जो माजी में बड़े बड़े दावे करते थे, क्या कहते थे? मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब जरा याद दिलवाइए हमारे व्यूअर्स को, क्या कहते थे हमारे हुक्मरान पहले? अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ जो जमानी दावे होते हैं मैं वो नहीं करने वाला। आप हमारी हिस्ट्री देखें PMLN की। हम अवाम को रोजगार दिलवाएंगे, अवाम से रोजगार नहीं छीनेंगे। मेरे इस मुल्क के अवाम से वादा है, पहले दिन से हम तनख्वाह में इजाफा करेंगे, पहले दिन से हम पेंशन्स में इजाफा करेंगे। एक बार फिर रात गए पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पेट्रोल के महंगा होने से हम जानते हैं कि हर चीज महंगी होती है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि मुल्क में महंगाई की शरह इन्फ्लेशन 27 से 29 27-29 के दरमियान रहेगी परसेंटेज। यकीनन इस वक्त जो हालात हैं, जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं महंगाई के, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई 50-60% के करीब है, 30% के करीब नहीं है। लेकिन कब कब मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं और कितनी बार घटाई हैं? वो जब आए थे तो पेट्रोल कहां पर था? इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने, उस पर नजर डाल। इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते अवाम को अलविदाई तोहफा दे दिया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हो गईं। सिर्फ 16 माह के अरसे में पेट्रोल की कीमत में 133 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अप्रैल 2022 में 150 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल आज 273 रुपए में दस्तयाब है। सबसे बड़ा इजाफा 35 रुपए फी लीटर करके महंगाई का रिकॉर्ड बना दिया। 16 महीने 14 बार इजाफा, सिर्फ 8 बार कमी। PDM और इत्तेहादी हुकूमत की रिकॉर्ड महंगाई। मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा 29 जनवरी 2023 को 35 रुपए फी लीटर का किया गया। 27 मई और 3 जून 2022 को फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया। 16 जून 2022 को 24 और 16 फरवरी 2023 को 22 रुपए फी लीटर बढ़ा दिए गए। बड़ी चोट पर इत्तेहादी हुकूमत ने छोटी पट्टी करते हुए तकलीफ को और बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बात आई तो सिर्फ 12 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए की कमी करके हातिम ताई के खबर को लात मार दी, जिसे अवामी मफाद का नाम दिया गया। मेरे अजीज हमवतनों, पिछले साल जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया गया था, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, वो था 7,118 अरब रुपए। इस साल जो कलेक्ट किया जाना है वो है 9,415 अरब रुपए। कहां जाएंगे अब? हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं, एक्सपर्ट है इकोनॉमी के और फाइनेंशियल साइड के, डॉक्टर खाकार नजीब साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मेरा सवाल आपसे यह है, एक ऐसे हालात में जब मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है और हमारे हुक्मरान तारीख की सबसे बड़ी काबीना लेके मुल्क को चला रहे हैं, हमारे हुक्मरान अपने एक्सपेंसेस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे हैं, अखराजात वही, अयाशियां वही, बड़ी गाड़ियां वही, बड़े घर वही, लाहो लश्कर, जबकि आप जानते हैं हुजूर कि हमारे इंडिकेटर्स हमें जो इशारे दे रहे हैं वो बड़े परेशान कुन है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में काम करती हैं, उनके प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स में 80% डिक्लाइन आया है। जो लेंडिंग हुई है बैंक्स की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को, उसमें 87% डिक्लाइन आया है। इन्फ्लेशन के नंबर आपके सामने है, पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है। क्या हम एक कठपुतली हैं IMF और इंटरनेशनल लेंडर्स के हाथ में हुजूर? क्योंकि 1.2 बिलियन IMF से आया है, 1.8 बिलियन हमने कर्जे की अदायगी की है, जिसमें 300 मिलियन सूद है, 1.5 बिलियन जो है प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लीज हमें समझाइए।
फला, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। आपने एक बहुत अच्छी बात ये रखी कि आपने टैक्स से शुरू नहीं किया, बल्कि आपने कहा कि अपने खर्चे कम करने की ज़रूरत है। आई ऑनेस्टली बिलीव कि इस वक्त टैक्स रिफॉर्म जो है उसको ओवरटेक कर गया है पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म। और उसकी वजह यह है कि टैक्स तो जब भी लगाएंगे तो एक मईशत पे बोझ पड़ेगा, लोगों पर बोझ पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो क्यों ना हम एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म कर लेते। और हालत ये है कि जब हम अपने मार्कअप देंगे, जो हम पेमेंट्स करेंगे मार्कअप की फेडरल गवर्नमेंट की, तो उसके लिए 324 अरब रुपया बोरो करेंगे, तो सिर्फ मार्कअप देंगे, एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। ये है हमारे बजट की पोजीशन इस वक्त। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अपने फेडरल गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उनको कैसे कम करना है। ऐसे कम करना है कि ये जो आपने काबीना का जिक्र किया, इसको इस तरह समझिए कि 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिवॉल्व हो गए हैं टुवर्ड्स द प्रोविंसेस। यानी कि हमने एनएफसी में उनको पैसे भी दे दिए, 60% हमने एनएफसी में प्रोविंसेस को दे दिया है, पर फिर भी एनवायरनमेंट है, ज़कात एंड उशर है, हेल्थ है, सोशल सेक्टर है, लेबर एंड मैन पावर है, यानी कि ऑल दीज आर बीइंग रन। और इन पे हम मिला जुला कर 450 अरब रुपया खर्च करते हैं जो हम बचा सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए। हमारी एक जनरल सब्सिडी रजीम है, हम 1000 अरब उस पर खर्च करते हैं। हम तकरीबन 167 कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ये सारी पीआईए और डिस्कोज और ये चलाते हैं, जिन पे आपको पता है एक बहुत बड़ा खसारा होता है। हम पीएसडीपी के ऐसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जिनकी कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो 16 साल तक जाके नहीं कंप्लीट होंगे। सो सीरियसली यस, ये है वो कलीदी रिफॉर्म। इसलिए मैं कहता हूं कि कीमत बढ़ाना जो है ना, वो रिफॉर्म नहीं होता, वो एक आसान फैसला है जो कि कर लेते हैं आप। और आसान इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि आईएमएफ की इस वक्त अम्ब्रेला है। तो आप पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ी, आपके रुपए की कदर में कमजोरी हुई, आपने वो पास ऑन कर दी। पर आपने ये नहीं कहा कि पीडीएल 55 रुपए है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 860 अरब रिटेल सेक्टर से, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी पे और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से कलेक्ट कर लूं, तो मैं 55 रुपए अपने पेट्रोल की कीमत आज तब्दील कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि ये हैं वो डिफिकल्ट फैसले जो आने वाली हुकूमत अगर नहीं करेगी तो इकोनॉमी जो है वो चलेगी नहीं और उसकी बेसिक्स ठीक नहीं होंगी। आई एग्री डॉक्टर साहब, हकीकत तो ये है कि अगर हम ईरान से, जिससे हम ऑलरेडी बिजली ले रहे हैं, अगर उससे हम पेट्रोल भी ले ले तो वो 70-75 रुपए पेट्रोल हमें देने को तैयार है, जो कि इनफॉर्मल तरीकों से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो जाता है, पर सैडली उसको हम फॉर्मल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस। लेकिन मेरा सवाल यह है हुजूर, बात वाजे है, हम चाहे कितने भी अपने वर्ड्स अच्छे कर लें, सोफिस्टिकेटेड अंदाज अपना लें, पाकिस्तान का मसला एक ही है, चोरी और काम चोरी। हमें काम भी नहीं करना, चोरी भी बंद नहीं करनी है। हुजूर, मैं कोट करूंगा यहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन को, सायरा साहिबा है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की, वो कहती हैं कि उन्होंने जब कुछ पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू की तो वो कहते हैं कि हम गुर्बत खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। अगर गुर्बत खत्म कर दी तो हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान मुखलिस हैं गुर्बत के खात्मे के लिए या नहीं हुजूर? सो जिस वर्ड को आपने यूज़ किया है, काम चोरी, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और मैंने ओवर अ डेकेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया है। मैं ये समझता हूँ कि कॉम्पिटेंस जो है, जिसको आप काम चोरी कह लें, कॉम्पिटेंस इज पाकिस्तान क्रक्स। मतलब बाकी सारे इश्यूज को साइडलाइन कर दें, तो अगर आप में एक सलाहियत ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, अहलियत ही नहीं है एनर्जी रिफॉर्म करने की, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करने की, तो आप प्राइवेटाइजेशन करने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, तो आप ये कैसे काम करेंगे? आप चाहे थोड़ा सा इस चीज़ को माने या ना माने, सलाहियत हर जगह, चाहे वो हमारी स्टेट अपैरेटस हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल एलीट हो, हर एक में सलाहियत का एक फुकदान है। पर हम ये मानने को तैयार नहीं हो रहे तलहा इस बात को। हम ये समझते तो हैं। देखें, जहाँ तक गुर्बत ख़त्म करने का ताल्लुक है, अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू नहीं ना करेंगे ये 250 मिलियन लोगों के साथ, तो पाकिस्तान को आप कभी भी संभाल नहीं पाएंगे। वक्त तो ये आ गया कि अब आप ये कहें कि हम एलीट कैप्चर ख़त्म करना चाहते हैं, तभी तो तलहा आप यूं ले लीजिए ना कि पॉलिटिशियंस को ये भी तो सोचना चाहिए कि इस 75 सालों में एक भी वज़ीर आज़म ने अपना वक्त पूरा नहीं किया।
आप बहुत से बैरूनी जो फोर्सेस हैं उनको ब्लेम कर सकते हैं, बट आप ये भी तो सोचिए ना कि क्या आप डिलीवर कर रहे थे। आज आप एक एग्जांपल लीजिए, मैं बहुत अरसे से दो अदारों की बात करता हूं, और वो इसलिए करता हूं कि मैं चूंकि फ्रॉम द आउटसाइड गवर्नमेंट में आया था, तो हमने दो अदारे बनाए हुए हैं, एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन और एक पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज आपको ये कहना पड़ा कि एक विजन क्रिएट कर रही है एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और वो ये कह रही है कि हम एक नया अदारा SIFC के अंडर बना रहे हैं। उस SIFC में एक कमेटी एपेक्स है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर कोऑर्डिनेशन, ये हम सारी वहां पे ला रहे हैं टू गेट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कैन समवन आस्क एंड से कि क्या इंट्रोस्पेक्शन है? आप यकीन कीजिए, मैंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इतनी दफा ये कहा है, काबिल आदमी लाइए, काबिल खातून लाइए, उनको हेड कराइए। हम आज तक ये नहीं कर सके। तो आसान है ये कहना कि जी हमें कोई चलने नहीं देता। आपने कब ऐसा कोई इंसान वहां पे लगाया और उसको रिंग फेंस किया और उसको कहा कि ये चलाओ? आज 2 RLNG प्लांट्स तला 2017-18 से तो मैं कोशिश कर रहा था सरकार में, सरकार वाले भी मानते थे कि इसको करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी मानती थी, पर हम ये भी सलाहियत ना रख सके कि हम उन 2 पावर प्लांट्स को, जो कि हमें तोहफे में वो रकम मिली थी सऊदी अरेबिया से, हम वो प्राइवेटाइज कर सकते। तो क्या सर सलूशन क्या है? सलूशन जमहूरियत है, आमरियत है, बादशाहत है, क्या है सर? सर सलूशन ये है कि नंबर 1, इन पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, ये मैच्योर लोग हैं। आई हैव हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग विद ऑल 3 ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैच्योर लोग हैं, इनको ये भी समझना चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या चीज रोके हुए है इनको डिलीवर करने के लिए। यकीन कीजिए वो ये चीज है कि ये अपने अंदर, पॉलिटिशियंस का एक काम है, इनको अपने साथ जब तक कोई ऐसे यूनिट्स नहीं बनाएंगे जो इनको थिंक टैंक्स का काम करके दें, ताकि जिस दिन गवर्नमेंट में आए ना, पहले दिन इनको मालूम हो कि हमने करना क्या है। ये आके ब्रीफिंग ना लें, बल्कि दे शुड बी ब्रीफिंग दी सिविल ब्यूरोक्रेसी कि हम इस तरह लेकर चलेंगे। ये ही एक सोल्यूशन है। और दूसरा सोल्यूशन ये है, हर कलीदी जो हमारी इदारा है, चाहे वो क्यू ब्लॉक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, प्राइवेटाइजेशन, इन सब में कुछ लोग लाइए जो कि टेक्निकल नो हाउ रखते हो, ताकि वो सप्लीमेंट करें। और आगे सोल्यूशन ये है कि IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये एग्जिस्टेंशियल है पाकिस्तान। और जो सोल्यूशन हुजूर मैंने दिया कि हमें ईरान से पेट्रोल लेना चाहिए फॉर्मल कंडीशंस के साथ, क्योंकि यकीनन 70-75 रुपए वो लीटर दे रहे हैं, और अगर वो पेट्रोल आ जाता है हुजूर, और पेट्रोल आज 150 रुपए का हो जाता है, उससे महंगाई पे कितना फर्क आएगा, ये भी हमें जल्दी से बता दें। जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं ताला, वो एनर्जी में, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो गैस की हो, उनका एक बहुत बड़ा आंसर है महंगाई को बढ़ाने के लिए और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को क्रिएट करने के लिए। आपकी बात में वजन है, क्योंकि वो स्मगल हो रहा है ऑलरेडी, तो हमें देखना है कि ये क्या क्वांटम है। हमें इन चीज़ों को भी अब इन पे गुफ्तगू करनी पड़ेगी और चीज़ों को फॉर्मलाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये भी सच बोलना पड़ेगा कि रशियन ऑयल जो आया है वो एक बहुत ही 0.5% है ऑफ द टोटल ऑयल जो हमें मुल्क में दरकार है, तो उससे कीमत नहीं तब्दील हो जानी। ये सब वो अवामिल हैं। एनर्जी सेक्टर का तलहा ओवरऑल रिफॉर्म पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आमीन। डॉक्टर खाकार नजीब साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला वो हमें दिन दिखाए कि जब हुक्मरान अपने अखराजात कम करें, उनमें रिफॉर्म्स लेकर आए। और एनर्जी सेक्टर हम जानते हैं सर्कुलर डेट 4000 अरब से ऊपर चला चुका है, ऑयल का भी, गैस का मिला के, साथ साथ जो पेट्रोल की अब कीमत हो गई है, अवाम का जीना बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को बेहतर हिकमत अमली अपनाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI वैसे तो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उनको करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स दिए हैं, करोड़ों रुपए के चेक्स दिए हैं, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा तोहफा है तोशाखाना का, जो यकीनन इस वक्त साबिक वजीर आजम के गले की हड्डी बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं तोशाखाना केस के हवाले से। और तोशाखाना केस में 8 महीने ये केस चला है, और बिलाखिर साबिक वजीर आजम ने 35 सवालों का जवाब देते हुए 342 का बयान कलमबंद करवा दिया है। यकीनन अब सोचने की जरूरत है कि इसका अंजाम तो करीब आ गया है, पर क्या होगा अंजाम, क्योंकि ये उन चंद केसेस में से है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत चंद ऐसे आपको शायद केसेस मिले या फिर कोई भी ना मिले, जो कि सेशन कोर्ट में भी हो, हाई कोर्ट में भी हो,
सुप्रीम कोर्ट में भी हो। आने वाले रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, परसों हाई कोर्ट में समाअत है और पीटीआई के वकील एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ इंटरवेंशन होगा और मजीद टाइम बाय किया जाएगा, मजीद तूल दिया जाएगा, मजीद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन की यह राय भी है कि अब अंजाम बहुत करीब है। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सिद्दीक जान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यकीनन सीनियर सहाफी भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हसनात मलिक साहब, आप भी बहुत सीनियर एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपके हम बेहद मशकूर शुक्रगुजार। मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सिद्दीक जान, इतने हीले बहाने, ताखीरी हरबे, 8 महीने केस चलता रहा, क्या अब आपको लगता है कि अंजाम करीब है, मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं? देखें, अब बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर आ गया है केस, लेकिन जो मामला है इस वक्त वो ये है कि कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस है और परसों जो है वो हाई कोर्ट में मामला जो है वो बड़ा एक सिंपल सा है इस वक्त, और वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, ख्वाजा हारिस साहब खास तौर पर, उनकी इस्तदा बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये है, हाई कोर्ट के सामने भी ये है कि सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन का मामला जो है वो डिसाइड किया जाए कि इस अदालत को, ट्रायल कोर्ट को इख्तियार समाअत भी है या नहीं है। ये वो अहम नुकता है जिसपे ख्वाजा हारिस साहब चाहते हैं कि पहले फैसला हो। और ये तमाम कोई 6-7 बल्कि 8 जो टोटल अपीलें और दरखास्तें हैं वो इस्लामाबाद कोर्ट में पेंडिंग है और नीचे ट्रायल जो है वो तेज से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल वो जो जा रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि पहले दायरा इख्तियार को डिसाइड करें। और याहिया अफरीदी साहब ने 26 जुलाई को ये कहा था कि हाँ, ज्यूरिडिक्शन का जो मामला है वो सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। तो ये एक अहम नुकता है जिसके ऊपर कल वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या जो है वो फैसला सामने आता है। लेकिन असल बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भेजा था, हाई कोर्ट इकट्ठी दरखास्त सुन के पहले फैसला कर दे, उसके बाद ट्रायल चला लें। राइट। हसनात मलिक साहब, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ट्रायल कोर्ट का ये दायरा इख्तियार है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? और पीटीआई वाले हमेशा ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी मजाज नहीं है कि वो मुद्दई बने। योर रिस्पॉन्स ऑन इट? देखिए, ये तो अब अदालत ने डिसाइड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है और सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ट्रायल कोर्ट को दायरा इख्तियार है या नहीं। लेकिन इतना अर्सा कोर्ट रिपोर्टिंग के बाद मलिक साहब आपको आइडिया तो होगा कि ऐसे केसेस आते हैं समाअत के लिए कि नहीं? देखिए, ये सब जुडिस मैटर है, हम इस पे अब किसी तरह भी ये नहीं कह सकते। लेकिन एक बात ये है कि जो जुडिशन का मामला है वो, जैसे याहिया अफरीदी के जिस तरह रिमार्क्स हैं कि वो पहले डिसाइड होना चाहिए, तो ये जो मामला है कि 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इस ये जो मामला था दो खाना का, इसमें इंटरवीन करना था या फैसला करना था, उसके बाद वो नहीं कर सकता। इस हवाले से जो ओपिनियन है वकला की वो तकसीम है और यही बड़ा ग्राउंड है इमरान खान के पास। मेरिट पे से ज्यादा उनका जुडिक्शन पे केस ज्यादा, बहुत से लोग कहते हैं, मजबूत है। तो देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आमिर फारूक साहब अब क्या फैसला करते हैं, उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। जो जुडिक्शन का मामला है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो उसके पास इख्तियार नहीं है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो उनका है इमरान खान साहब का। और वो जो बजाय लग रहा है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी भी ये है कि वो पहले जुडिक्शन का मामला डिसाइड हो और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के रिमार्क्स भी ये हैं कि पहले वो नुक्ता जो है जुडिक्शन का वो डिसाइड हो। तो कल अब देखना होगा कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल मलिक साहब। अच्छा सिद्दीक जान, मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे माहिर कानून ये कहते हैं कि इट्स एन ओपन एंड शट केस, ये तो बहुत सिंपल केस है और ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की जा रही है पीटीआई की जानिब से। क्या आप अग्री करते हैं? मुझे समझ नहीं आती कि ये बयानिया क्यों बनाया जाता है, क्यों ये बार बार कहा जाता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। देखें, अभी हसनात मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, अगर आप ऑर्डर उठा के देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ये लिखते हैं कि मेरे सामने ख्वाजा हारिस ने ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले दिए हैं जिनके मुताबिक सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन का मामला डिसाइड होना चाहिए। तो क्या ख्वाजा हारिस ये गलत कह रहे हैं? क्या आइन और कानून के मुताबिक, अदालती फैसलों के मुताबिक उनको यह हक नहीं है कि वो ये मामला जाके चैलेंज करें? इस वक्त 6-7 मामला क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सबसे पहले पेंडिंग है कि ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है। अदालती फैसले मौजूद हैं कि सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन का डिसाइड होगा कि इख्तियार समाअत भी है या नहीं है, दायरा इख्तियार है या नहीं है। दूसरा ख्वाजा हारिस का यह है कि 120 दिन के बाद ये मामला खोला ही नहीं जा सकता था। तीसरा उनका यह है कि पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, फिर ये इधर सेशन कोर्ट में आना चाहिए था। चौथा उनका मामला यह है कि जो मेन गवाह हैं उनके दस्तखत मुख्तलिफ हैं, एक जगह पे कुछ और दस्तखत हैं, दूसरी जगह पे कोई और दस्तखत हैं। जब उनसे सवाल किया ख्वाजा हारिस साहब ने जिरा के दौरान कि ये बताएं कि ये आपके दस्तखत मुख्तलिफ हैं, उन्होंने कहा जी एक जगह मैंने इनिशियल्स किए हैं, एक जगह मैंने दस्तखत किए। उन्होंने कहा ये क्यों जी?
उन्होंने कहा जिस डॉक्यूमेंट को मैंने कम अहम समझा उसके ऊपर मैंने इनिशियल्स किए और जिसको मैंने इंपॉर्टेंट समझा उसके ऊपर मैंने दस्तखत किए, और जो कम अहम समझा वो किसको समझा, वो बयान हल्फी को समझा। बयान हल्फी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक और ख्वाजा आरिफ साहब ने उनको बात कही कि ये बताएं गवाह साहब, जो मेन आप कंप्लेनेंट हैं, आपको ये इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन ने कि आप जाके और कंप्लेंट दायर करें, आप ये बताएं कि क्या आप कहीं और भी अपने इनिशियल्स किए हैं इस तरह के? उन्होंने कहा जी बिल्कुल किए हैं। उन्होंने कहा एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दे जहां पे आपने इनिशियल्स किए हों, एक डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। अगली बात, जज साहब इतराफ कर रहे हैं कि उनका फेसबुक अकाउंट है, पोस्टों के ऊपर वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ख्वाजा हारिस जो कह रहे हैं, क्या ये गलत कह रहे हैं कि दायरा इख्तियार को पहले डिसाइड कर लें, जज के बायस को डिस्कस पहले डिसाइड कर लें, जज की फेसबुक पोस्टों को पहले, यानी एक जज इतराफ कर रहा है कि उसका फेसबुक अकाउंट है, अब वो जो कह रहे हैं कि फेसबुक पोस्टें मेरी नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसके ऊपर पहले होनी चाहिए ना तहकीकात। तो अगर आप 4, 5, 6 दिन के लिए रोक देंगे ट्रायल और आप पहले दायरा इख्तियार को डिसाइड कर लें, इख्तियार सवाल के, तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो समझ नहीं आती है बयानिया। ये बयानिया अगर बनता है तो ये तो फिर अदालत के खिलाफ बन रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों हर मामले को पेंडिंग रख के बैठी हुई है, करते हैं आप डिसाइड, खत्म हो जाएगा। सिद्दीक जान, पेंडिंग तो मुल्क में हमारे 22 लाख केसेस हैं और अता तारड़ साहब कहते हैं कि जो इस वक्त सहूलत प्रोवाइड की जा रही है साबिक वजीर आजम को, वो दूसरे साइलिन को क्यों नहीं की जाती? मलिक साहब, गवाहों को तलब किया गया है, कौन होंगे ये गवाह और आप इनकी इंपॉर्टेंस कितनी देखते हैं? देखिए जी, ये तो अभी उन्होंने लिस्ट नहीं दी, और कभी भी ट्रायल में जो वकील होता है वो इस तरह अपने कार्ड जो ओपन नहीं करता। वो कल ही जो वो ट्रायल कोर्ट, चले ये बताएं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या सजा आप देख रहे हैं? देखिए, सजा जो है वो की अहमियत उस तरह वैल्यू नहीं, असल चीज डिस्क्वालिफिकेशन है। सजा अगर टिल राइजिंग ऑफ नाअहली सबसे खतरनाक सजा है हुजूर। बिल्कुल, एक सियासतदान के लिए नाअहली बड़ी ये सजा है, कन्विक्शन की कोई अहमियत नहीं है। असल चीज है कि जब कन्विक्टेड हो जाता है बंदा तो वो नाअहल भी हो जाता है, ये असल इशू है। सिद्दीक जान, आपकी नजर में कम से कम ज्यादा से ज्यादा सजा क्या हो सकती है? देखिए, मुझे ये तो उसमें लिखा हुआ है कानून में कि जो सजा है वो मेरा ख्याल है कि 3 साल से ऊपर तो नहीं है, 2 साल से कम, और वो उसी दिन ही सस्पेंड हो जाएगी। सजा की अहमियत नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्पेंड हो जाएगी। असल चीज है डिस्क्वालिफिकेशन की। इमरान खान अगले इलेक्शन के लिए नाअहल, जो बजाय लग रहा है कि उनके मुखालफिन का ऑब्जेक्टिव भी यही है। जी हाँ। जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया 2018 में इमरान खान साहब का सहारा, तो आज वही तरीकाकार अपनाया जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। तो जो कुछ इमरान खान साहब करते रहे और कहते रहे कि जी ये टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं, अगर ये इन्होंने चोरी नहीं की तो तलाशी, तो यहाँ भी वो जरा अपना काम भी सारा मामला मेरिट के सामने, मेरिट पे केस को करें। मेरा ख्याल है मेरिट पे केस इमरान खान साहब का कमजोर है। राइट और उनके टेनोर में ही उनको अंदाजा हो गया था कि केस उनका कमजोर। ठीक है, राइट मलिक साहब। सिद्दीक, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग आज सवाल कर रहे हैं कि जो पिछले दौर में तलाशी मांगता था आज खुद तलाशी देने को तैयार नहीं, क्या कहेंगे आप? देखें, तलाशी तो उन्होंने आज दे दिया ना, जवाब, सवालों के जवाब दे दिए 342 के तहत। और दूसरी बात यह है कि भाई तलाशी अगर लेनी है किसी ने, क्या हम सब क्या कहते हैं कि अगर सड़क पे आपको पुलिस रोकती है तो आप बिल्कुल आप कानून को फॉलो करें। कोई प्राइवेट गार्ड है किसी के, वो मेरी तलाशी लेना चाहते हैं तो मैं क्यों दूंगा? मैं उन्हें कहूंगा कि पहले भाई आप अपना बताएं ना कि आप कौन हैं, आपके पास ये इख्तियार है भी या नहीं है कि आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। तलाशी सब चीजें ओपन है, कौन सी चीजें हैं जो ओपन नहीं है? मसला यह है कि, और दूसरी बात यह है कि जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि कोई वकील आकर कह दे, हसनात मलिक साहब से हम सीखते हैं, हसनात मलिक साहब खुद ये बात कह रहे हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब, जिनके बारे में ये नहीं कहा जाता कि वो इमरान खान के कोई हामी जज हैं, क्योंकि आजकल एक बयानिया बन गया कि फलां फलां जज इमरान खान के हामी है। याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि पहले जुरिडिक्शन का मामला डिसाइड होना चाहिए, तो कर दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। अब मसला यह है कि अगर वो फैसला नहीं करेंगे दरखास्तों के ऊपर, तो ये ख्वाजा हारिस की बिल्कुल जायज बात है कि पहले इख्तियार समाअत को आप डिसाइड करें, पहले दायरा इख्तियार को डिसाइड करें, फिर आप कर लें ट्रायल। क्या मसला है? और जज साहब पोस्टों का, जज साहब मान रहे हैं कि फेसबुक अकाउंट मेरा, क्या कोई जज फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता। और वो मान रहे हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, लेकिन वो तहरीरी ऑर्डर में नहीं लिखते, ना ही चीफ जस्टिस एक के बाद एक सारे जजों पे एतराज भी तो करते जाते हैं पीटीआई वाले। नहीं, यहां मुख्तलिफ है, ये भी गलत बयानिया बनाया जाता है मीडिया पे, क्योंकि आजकल आपको पता है ना कि जरा बयानिया जिस तरह से बन रहे हैं यहाँ पे। मसला यह है कि नून लीग तो कहती है कि हमारा केस वो बेंच सुने जिसमें जस्टिस काजी फाइसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब और फलां फलां जज हों। तहरीक इंसाफ तो ये नहीं कह रही, ख्वाजा हारिस साहब तो ये नहीं कह रहे कि फलां एडिशनल सेशन जज के सामने मेरा केस लगाएं। वो कह रहे हैं कि भाई 18-19 एडिशनल सेशन जज हैं, हुमायूं दिलावर साहब के अलावा जिसके पास मर्जी लगा दें। तहरीक इंसाफ तो फुल बेंच के भी खिलाफ है सिद्दीक।
देखें वो एक और उनका पॉइंट है मिलिट्री कोर्ट में, उनका यह है कि अगर जो है वो फुल कोर्ट बनेगा तो मामला डिले हो जाएगा। उनका यह मामला नहीं है कि फलाना जज बैठे फलाना बैठे, बल्कि जो लतीफ खोसा साहब जिस पिटीशन पे दलाइल दे रहे हैं एतजाज अहसन साहब की, उसमें तो उनकी इस्तदा ही फुल कोर्ट की थी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, हसनान मलिक साहब, आप दोनों हजरात का आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन तोशाखाना केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फैसला कहा जा रहा है बहुत करीब है, यकीनन इसके असरात आने वाले इलेक्शंस पर भी होंगे और पाकिस्तान पर भी होंगे। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कश्मीर को और भारत की बर्बरियत। 5 अगस्त 2019 जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा ख़त्म हुआ था, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया था। आपको बताना चाहूँगा कि तकसीम बर सग़ीर के वक्त जम्मू कश्मीर के हुक्मरान राजा हरी सिंह ने पहले तो खुद मुख्तार रहने का फैसला किया था, बादाज़ा मशरूत तौर पर इंडिया से इल्हाक पर आमादगी जाहिर कर दी थी। इस सूरत हाल में इंडिया के आइन की शेक 370 को शामिल किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत, खुसूसी दर्जा, खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। ताहम रियासत की जानिब से अलहदा आइन का भी मुतालबा किया गया, जिस पर सन 1951 में वहाँ रियासती आइन साज असम्बली के क़याम की इजाज़त भी दे दी गई। इंडियन आइन की शिक 370 उबूरी इंतजामी ढांचे, एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बारे में है, और ये दरअसल मरकज़ और रियासत जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात के खदखाल का तयन करता है। आर्टिकल 35A है क्या, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही आर्टिकल 35A भी ख़त्म हो गया। इसकी वजह से जो कश्मीर के रहने वाले थे उनको कश्मीर की रेजिडेंसी, खुसूसी हैसियत, खुसूसी राइट्स मिलते थे, लेकिन भारत की बर्बरियत वहाँ पर जारी है और कश्मीरियों से उनका हक छीन लिया गया। भारत का हाल ये है कि आज भी भारत की सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 6000 मणिपुर से जुड़े हुए केसेस हैं, उनकी डिटेल सामने लाई जाएं, और उसी अदालत में यह भी कहा गया कि दहशतगर्द और पुलिस वालों में एक गठजोड़ है, ये दोनों एक ही हैं जो मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। आज भी भारत की रियासत हरियाणा में 5 के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें से एक इमाम मस्जिद भी था, क्योंकि मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, मस्जिद को आग भी लगाई गई। और हरियाणा में हालात इस कदर खराब हुए कि वहां मोबाइल फोन सर्विस बंद करनी पड़ गई। भारत में आए रोज ज्यादती, कत्ल, जबर, बर्बरियत, जुल्म के वाकयात आम हैं। मोदी की इंतहा पसंद सोच दुनिया के सामने आया है, लेकिन हम कश्मीर का केस दुनिया के सामने उठाते रहेंगे, कश्मीरियों की आवाज बनते रहेंगे। आज मेरे साथ डिस्कस करने के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवाना चाहूंगा, हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब हैं, माहिर कानून है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हाफिज अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ साथ एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो 21 साल से 2001 से कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रईस मीर साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। रईस, आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या हालात हैं इस वक्त कश्मीर में? कश्मीरियों को कब उनका हक दिया जाएगा और किस तरह उनका हक इस वक्त चोरी किया जा रहा है, तल्फ किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है, हमें बताइए रईस मीर। अस्सलाम वालेकुम। मकबूजा कश्मीर में आप अगर देखेंगे तो 1947 से जो भारत ने मकबूजा कश्मीर पर एक जबरी कब्जा किया था, तब से तो मकबूजा कश्मीर की अवाम मुकम्मल भारत से अक़वाम मुत्तहिदा की किरारदादों के मुताबिक हक खुद इराद का मुतालबा करते आए हैं, जिससे तकरीबन 5.5 लाख कश्मीरियों को अपनी जानें देनी पड़ी और उनको भारतीय फौजी ने शहीद कर दिया। असल में तारीख 1931 से शुरू हुई थी। बहरहाल जब 47 के बाद कश्मीरियों ने मुसलसल अपनी जद्दोजहद जारी रखी, तो 1987 के बाद एक मुसलसल जद्दोजहद कश्मीर ने, क्योंकि भारत की जमहूरियत पर यकीन उठ गया था, तो उसके बाद भारत ने इन 34 सालों में तकरीबन 1 लाख नौजवानों को पाकिस्तान में जगह दे दी और हजारों तादाद में लोग जेलों में बंद है। और तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 1500 जिनकी आंखें या तो पूरी जाया होगी या तो किसी की एक आंख, किसी की कम आंख ब्लड गनों से। अभी जब हम जाएंगे 5 अगस्त 2019 को, भारत ने उस वक्त मकबूजा कश्मीर में शब खून मारा, कश्मीरी अवाम को कैद, वहाँ पर फौज और पुलिस ने कंट्रोल संभाल कर कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, और कश्मीर के जो टॉप लीडरशिप है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के या दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको सबों के घरों में या जेलों में बंद कर दिया गया। अभी भी आप देखेंगे 4000 कश्मीरी नौजवान, जिनमें 27 खवातीन है, उनमें एक मोहम्मद खवातीन जिसकी तकरीबन
73 ईयर एज है आसिया इंदिरा बीजी, वो भी भारत की तिहाड़ जेल में बंद है। और उसके बगैर हमारे बहुत सारे बड़े रहनुमा शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, मसरत आलम भट्ट वगैरह और बहुत सारे ऐसे उलमा, 5 उलमा, सहाफ़ी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, खुरम परवेज, ये सब जेलों में बंद है। उनको उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया है। जो जमहूरी हक का कश्मीर का उसको तस्दीम किया गया। अभी हम 5 अगस्त के बाद भारत में एक ऐसा खून की होली खेली है कि मकबूजा कश्मीर अगर आप देखें हकीकत में वो एक फौजी और पुलिस कैद में, छावनी में तब्दील हुआ है। कश्मीर में जो भी आवाज उठाता है तो उसको काले कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट या UAPL के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अभी 5 अगस्त अब कश्मीरी अवाम गुज़श्ता का अब इस साल 4वां साल है, इसको यूमी इस्तिसाल मना रहे हैं। और ये भारत की जो मोदी फासिस्ट जो हिंदुआ का हुकूमत है, उन्होंने अपनी गुलामी साजिशों के जरिए मकबूजा कश्मीर में और एक चीज किया, उसने कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट को जम्मू स्टाइल में तब्दील करके तकरीबन 30 लाख गैर कश्मीरी, जिनमें भारतीय फौजी, भारतीय पुलिस एहलकार, भारतीय गैर कश्मीरी वहाँ आबाद या नौकरी करें, उनको सर्टिफिकेट दे दी। और इससे कश्मीरी की डेमोग्राफी जो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है उसको तब्दील कर दिया है। ये एक बड़ी खतरनाक साजिश उन्होंने कर दी है। रईस मीर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप आवाज उठा रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज अखबार देखें, चाहे वो रईस भाई, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो जितनी आवाजों को खामोश करेंगे उससे 1000 गुना ज्यादा आवाजें पाकिस्तान से पैदा होंगी। मैं एहसान साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि जो बात अभी रईस मीर साहब ने कही कि 30 लाख गैर कश्मीरी लोगों को वहां पर आबाद कराया जा रहा है ताकि ऑफ कोर्स अपना वहां पे वोट बैंक, अपनी हिंदुइज्म को वहां प्रमोट किया जा सके। और यही चीज हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं कि इजराइल भी यही स्ट्रेटजी अपना रहा है पैलेस्टाइन में। क्या आप रोशनी डालेंगे हुजूर इसके ऊपर, ये क्या तरीके वारदात होता है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि किस तरह इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल जो उनका 3670 है और आर्टिकल 35A है उसको रिवोक किया, और जिसके अंदर उसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड क्विकली बताऊंगा, क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जो 47 से ऑन गोइंग चल रही हैं, आज तक चल रही हैं, और इंडिया जो है वो कश्मीरियों की जो सेल्फ राइट ऑफ डिटर्मिनेशन है उस मूवमेंट के ऊपर भी, और उनके ऊपर जिस तरह पैलेट्स है, गोलियां हैं और क्या क्या चीजें वो जो है वो नहीं कर रहा। लेकिन इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और वो है उसका लीगल एस्पेक्ट। चूंकि हमारा केस जो है वो लीगल एक केस है, और उस लीगल को अगर मैं क्विकली आपको बताऊं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस हद तक स्ट्रॉन्ग है इस मामले के अंदर, कि किस तरह हमारा ये केस है कश्मीर के हद तक। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1947 के अंदर। उस वक्त ये जो प्रिंसिपल एक डिसाइड किया हुआ था, तकरीबन 500 के करीब रियासतें थी जिसके अंदर ये था कि जहाँ पे मेजॉरिटी होगी, जिस कौमियत की होगी उनको दिया जाएगा। उसमें ज्यादा हिंदूज थी वो उनके साथ आई, पाकिस्तान के साथ जो थी वो सारी जो मुस्लिम थी आई, और यहाँ के ऊपर जो है जिसकी तरफ आपने महाराजा हरि सिंह का जिक्र किया, उसने एक इलीगल जो है वो एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ किया, जिसको बेस करके इंडिया ने अपनी फौजें वहां पे भेजी, और जिसके लिए बात के ऊपर हुआ ये कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर गया, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके उसकी 2 सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस आई, और उन रेजोल्यूशंस के अंदर ये रिजॉल्व किया गया कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और इसका फैसला जो है वो कश्मीर के लोग करेंगे, और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी कि जिसके ऊपर एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसट जो वो किया जाए। वो उनकी रेजोल्यूशंस जो थी वो आज भी फील्ड है, और मुख्तलिफ औकात के अंदर यूनाइटेड नेशन उसको अश्योर भी करता रहता है कि वो रेजोल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद 1949 के अंदर और ऐसी रेजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है जो एग्जिस्ट करे और उनका कोई पर्पस ना हो और अपने डेफिनेट कहते हैं टारगेट अचीव ना कर सकें। देखिए चीज ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि पहले उसकी लीगैलिटी के ऊपर आया जाए। अब उसके अंदर ये है कि 49 के अंदर जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके अंदर 370 जो है उस प्रोविजन को ऐड किया, और वो ये प्रोविजनल थी, और उसके अंदर ये कहा गया कि कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है, और उसके अंदर ये उसका अपना आइन होगा, उसका अपना फ्लैग होगा, और उसके अपने गवर्नमेंट के फंक्शंस आएंगे। उसके बाद 1952 के अंदर एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, और 1944 के अंदर जाके जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसका 35A आया कि कश्मीर के अंदर जो है उसके अंदर जो डेमोग्राफी उसको भी नहीं चेंज किया जाएगा, और उसके जो रेजिडेंट्स का स्टेटस है वक्त खत्म हो रहा है सर, रैप अप कर लें प्लीज। करेंगे बात के अंदर नहीं आएगा।
उसके बाद से लेके ये है कि आज तक वो चीजें चलती आ रही थी। पाकिस्तान ने कभी भी आर्टिकल 370 को नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि ये आर्टिकल 370 जो था वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट था। लेकिन इसके अंदर बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट ये आई कि 2018 के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया और उन्होंने ये कहा कि 370 आर्टिकल जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट है और इंडियन गवर्नमेंट इसके स्टेटस को चेंज नहीं कर सकती। ये 5 मेंबर्स की जजमेंट जो थी वो आज तक इन फील्ड है। उसके बाद इंडिया ने क्या किया कि चूंकि मोदी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसको डाला हुआ था इलेक्शन लड़ने से पहले, तो चूंकि वहां के ऊपर एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को पहले घर भेजा गया, उसके बाद एक गवर्नर आया, उस गवर्नर राज के जरिए एक लेटर लिखवाया गया टू द प्रेसिडेंट और फिर ये 370 का स्टेटस चेंज किया गया, रिवोक किया गया और इसी तरह आर्टिकल जो 35A है उसको रिवोक किया गया। अब ये है कि तकरीबन 23 के करीब पटिशन जो है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और कल और उनकी प्रिलिमिनरी सारी डॉक्यूमेंटेशन कल से उसकी हियरिंग स्टार्ट होगी। अब मैं प्रिसाइजली आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है उसका बेहतरीन केस है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर पाकिस्तान का जिस तरह ये समझे कि शाहरख है, जिस तरह कायदे आज़म ने कहा लीगली सपोर्ट है उस केस के अंदर। आर्टिकल 370 जो है वो इंडिया ने बिल्कुल गलत तौर पे उसको उस वक्त भी डाला था। वक्त की कमी है, मैं माजरत चाहूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हाफिज एहसान साहब, रईस मीर साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ। लेकिन अपने व्यूअर्स को अपने प्रोग्राम के आखिर में एक फैक्ट देना चाहता हूँ, हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ। 1989 से 2020 तक तकरीबन 31 साल होते हैं। 31 सालों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11,224 खवातीन की इज्जत को पामाल किया है, उनके साथ ज्यादती की गई है, बर्बरियत की इंतहाएं की गई हैं। ये सिर्फ एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि बहुत जल्द वो वक्त करीब है कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को उनका हक जरूर मिलेगा। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।